Currently, everybody is talking about something very important, and that question is Pakistan a fertile ground for military coup? Chaos, confusion, crises. And then the imminent question is Pakistan starting a new or another coup? So to discuss all of that, actually, like literally, we've got like 3-4 points जिसके अंदर हम थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी होगा, लेकिन लाइक लिटरली वी नीड टू टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, we need to talk about the political instability in Pakistan in the election year. So, as far as things are concerned, like literally, we know for the last 75 साल हो गए वो पाकिस्तान को बने हुए यार. 75 सालों के अंदर कब हुई है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब हुई है पाकिस्तान के अंदर? कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली आफ्टर 1970s जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हमारे पास यहाँ पर आके हमें रूल करती हैं, वो हमें आके एक लॉलीपॉप देती हैं. और लॉलीपॉप ये होता है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोग मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेकर आएंगे. अब वो इस्तेहकाम है क्या? वो क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि मुल्क के अंदर लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, लोगों को बेहतर तरीके से रोज़गार मैसर हो गया हुआ है, लोगों का कारोबार सिक्योर है, लोगों के घरों में पड़ा हुआ जो भी उनके पास जो भी एसेट है, जो जो चीज़ें उनके पास मौजूद हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं. पाकिस्तान की सड़कें साफ़ सुथरी हैं, नीट क्लीन है. पाकिस्तान में बेहतर और मेयारी पानी पीने को मिलता है. मुनासिब बिजली हर वक्त मिलती है, गैस मिलती है, सुई गैस मिलती है. पाकिस्तान के अंदर बैंकों के अंदर लोगों का पड़ा हुआ पैसा सेफ़ एंड सिक्योर है. पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं, नो डाउट अभी फिलहाल अभी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी इंपोर्ट्स जो है ना वो ओपन कर दी हुई हैं. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. एंड लेकिन फिर भी आपका मुल्क बेसिकली इंपोर्ट इकॉनमी के ऊपर मूव कर रहा है, और इंपोर्ट्स अगर आपकी बंद हो गई हैं या उनके ऊपर 300 400 500% जो है वो टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से नफाज हो रहा है उसका, तो पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ग्रो करेगा? और बिजनेस स्ट्रक्चर ग्रो नहीं करेगा तो जॉब सेक्टर ग्रो नहीं करेगा. जॉब सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिकेरियस होती जाएगी. तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये किस वजह से बनी हुई है? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बनी हुई है. तो डेफिनेट सी बात है, हम लोगों ने 1970s के बाद से कभी भी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी देखी ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर. या तो एक हालात हो ना कि हमने तकरीबन कोई 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का टेन्योर देख लिया. कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं आई है पाकिस्तान के अंदर जिसने आज तक आके किसी भी लिहाज से अपना टेन्योर पूरा किया हो. और अगर टेन्योर पूरा भी कर लिया हो तो उसके अंदर कुछ डिलीवर कर चुके हों. लेकिन हमारे पास एवरी टाइम जो भी आते हैं हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमें बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ बताते हैं. फिर उसके बाद कहते हैं जनाब फिर इकनॉमिक फॉर्म्स के ऊपर जो है ना हमारी रिपोर्ट्स आती हैं कि आज पाकिस्तान से 8 लाख बंदा चला गया हुआ है, अब पाकिस्तान से 3 लाख बंदा इन 3 महीने के अंदर निकल चुका हुआ है, इस साल के एंड तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जा चुके होंगे. आप लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, ऊपर से जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने वर्कर्स को इस तरीके से मिस एजुकेट करती हैं, मिसगाइड करती हैं कि भाई पाकिस्तान जो छोड़ के जाने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के हम ही नहीं हैं. ठीक है, और अगर वो पाकिस्तान पैसा वापस भेजते हैं तो वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं. क्या बात करते हैं यार? अगर वो पाकिस्तान में पैसा वापस भेजते हैं तो वो अपने घर वालों की वसातत से उस इकॉनमी के अंदर पैसा पंप इन कर रहे हैं जिसके थ्रू लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के कारोबार चलेंगे. तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बारे में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग्स और गिमिक्स को कैरी और कंटिन्यू करने के लिए लोगों को मिस एजुकेट कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इट्स अ ह्यूज फैक्टर. इलेक्शन ईयर इस वक्त हमारे सामने है. हमें पता है कि जुडिशल सिस्टम ने जिस किस्म का हमारे साथ जो इस वक्त सेटअप किया हुआ है वो एक इट्स समथिंग दैट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज ऑफ नाउ. बिकॉज लाइक आप जुडिशरी को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लें, जिस तरह चाहे इस्तेमाल मोड़ लें, तोड़ लें, उसकी जो शक्ल बनाना चाहे उसकी वो शक्ल डेवलप कर लें, और जिस तरह आपको मुनासिब लगता है आप उस तरीके से चला लें. तो जुडिशरी ने अभी खैर एनी आओ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ हुआ है. विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो. बट राइट नाउ एक्चुअली येस, इंस्टेबिलिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर. इलेक्शन के सर के ऊपर खड़ा हुआ है. लेट्स सी के ये जो गवर्नमेंट जैसे टेक ओवर किया था उसने क्या परफॉर्म किया है, और जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह परफॉर्म करेगी, और किसकी गवर्नमेंट आती है. अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन विच इज़ इन अ वेरी डेस्परेट कंडीशन, precarious economic situation, desperation of ordinary hard working people. Just imagine गवर्नमेंट की तरफ से जो रिबेट मिली है उसके अंदर अबाउट अ डजन पीपल वर किल्ड एज क्राउड्स रश टू ग्रैब अ पैकेट ऑफ फ्लावर. जस्ट इमेजिन ये सिचुएशन है आपके उस मुल्क में जिसको आप कहते हैं कि आप पेरिस की तस्वीर बना देंगे, आप यूरोप की तस्वीर बना देंगे. वहाँ पे लोग आटे का थैला लेने के लिए अपनी जान धो बैठ रहे हैं यार. मैं अगर आप लोगों के साथ ये एक वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दिखाता हूँ.
ये चेक करें जनाब, ये पाकिस्तान के अंदर आटा जो है ये गरीबों के अंदर तकसीम किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ये सारा का सारा सिलसिला इन्होंने किया है, और जिस क्वालिटी का ये आटा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं कहता हूँ बस खुदा की पनाह, खुदा की माफ़ी। ये क्या है, ये लोग मजाक कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये जिस एक मासूमों की आप हालत देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग लेके जा रहे हैं यार। अफसोस की बात, ये देखें, ये उन आटे के थैलों के अंदर से बरामद हो रहा है जिसके अंदर ये अजीब सी सिचुएशन है, जिसके अंदर उर्ली लगी हुई, डैमेज्ड प्रोडक्ट, जो जानवरों को भी खिलाने के इस्तेमाल में नहीं आ सकती, वो प्रोडक्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो मासूम लोगों को दी जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आप कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, आपकी ऑन रिकॉर्ड जो इस वक्त आप लोग बात करते हैं कि जनाब 30% की इन्फ्लेशन पड़ रही है। किस तरह की 30% की इन्फ्लेशन पड़ रही है आपको जनाब? ऑन पेपर इस वक्त 46% आपकी क्रॉस कर चुकी हुई है इन्फ्लेशन। चलो ठीक है, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे आप इन्फ्लेशन की बात करना चाहते हैं वहाँ पे तो चलो समझ में आती है कि आपकी इन्फ्लेशन आपको हिट कर रही है। रीज़न बिहाइंड इज़ कि वहाँ पे, मैं अमेरिका के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ऑन पेपर जो है वो तकरीबन को 6.16% के करीब इन्फ्लेशन जो है ना हमें हिट की है। उसकी वजह से पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है ना सारी की सारी बर्बाद हुई हुई है। लोगों की जॉब्स का मसला बना हुआ है, इश्यूज बने हुए हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए फेड्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो तो हम बहुत डिटेल के अंदर भी बात कर सकते हैं, लेकिन समझ में आती है यार। लेकिन वो इन्फ्लेशन हुई क्यों थी? इन्फ्लेशन इसलिए समझ में आती है कि चलो ठीक है यार, कोविड के दरमियान में पूरी दुनिया के अंदर डेवस्टेशन हुई थी, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ था, लेकिन उन इकोनॉमीज़ ने स्टिमुलस इंजेक्ट किया था। स्टिमुलस किस तरह इंजेक्ट किया था कि अपनी पेपर मिल चला के उसमें से पैसा जो है वो प्रिंट करके और वो फिर लोगों के बीच में बांटा था। इकोनॉमिक इंजरी के लिए, डिज़ास्टर के लिए जो उन्होंने जनाब मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, ग्रांट्स, लोन्स और सारा का सारा उन्होंने इकोनॉमिक सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर करने के लिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया था। पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए कहाँ पे हालात मुनासिब हुए थे? किस लिहाज से आप लोगों के पास ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसा जो है वो इंजेक्ट किया गया था, कारोबार आसान हो गए हुए थे, इंपोर्ट्स खुल गई हुई थी, चीज़ें बेहतर हो गई हुई थी, पाकिस्तान का जो इस वक्त पर कैपिटा इनकम था वो ग्रो कर गया हुआ था, लोगों के हालात बेहतर हो गए थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो गए हुए थे, कुछ भी तो नहीं हुआ था। तो फिर आपकी इस वक्त इन्फ्लेशन इतनी ऊपर क्यों चली गई है? क्या वजह थी आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाने की? कोई ख़ास वजह थी? वो इन्फ्लेशन ऊपर जाने की वजह ये थी कि आप लोग इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट थी जी, जो गवर्नमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान को पिछले 40 साल से 45 साल से लॉलीपॉप दे रही हैं डेमोक्रेसी का, दे आर थॉरली इनकॉम्पिटेंट पीपल। वो आते हैं सिर्फ अपनी लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए, उनके पास तो और है ही कुछ नहीं, देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादे, लंबे लंबे वादे, बड़े बड़े डायलॉग। और ऐसा महसूस होता है कि ये लोग आए हैं किसी साउथ इंडियन मूवी का पूरा जो है स्क्रिप्ट जो है उसके डायलॉग्स याद करके आए हुए हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने ब्लेम गेम करनी है, और ब्लेम गेम करने के बाद उसके बाद यानी कि अपने प्रीडिसेसर्स के ऊपर उन्होंने सारा का सारा थ्रो अप कर देना, जो भी सारा गंद होगा। ये वो चीज़ है जो कि हमें प्रॉब्लम कर रही है। आपकी 46% से इन्फ्लेशन ऊपर ग्रो कर गई हुई है यार, फॉर गॉड सेक। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल किस तरह होगा? इकोनॉमिक सिचुएशन आपने बेहतर करनी है। इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए आपको एक्सपोर्ट्स खोलनी पड़ेंगी, जीडीपी को बेहतर करने के लिए आपने होम ग्रोन इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट करना। होम ग्रोन इंडस्ट्री को किस तरह आप सपोर्ट करेंगे? उस वक्त करेंगे, पहले तो आप बिजली देंगे, बिजली देने के बाद लेबर को आप इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि नहीं, उनको डेली वेजेस के ऊपर सही काम मिलेगा। फिर उसके बाद जिस वक्त वो सारे का सारा लेबर का सेटअप तैयार होगा, वो ऑटोमेटिकली आपने उससे जो प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन उठा के अपने मुल्क में तो देनी देनी है, दूसरे ममालिक में देनी है। अब दूसरे ममालिक के अंदर हमारे पास फ्रेंडली कंट्रीज कौन से हैं? आप यूरोप के अंदर कर रहे हैं, बहुत कम आपके पास परसेंटेज मौजूद है जिसके अंदर आप यूरोप के अंदर सप्लाईज दे रहे हैं। आपके पास सामान आपके लेने वाले कौन से हैं? मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तो आपके हालात है ही नहीं। जोग्राफिकली आप लोग इस जगह पे मुनासिब सिचुएटेड ही नहीं है जहाँ पे आप अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर सकें। जोग्राफिकली तो आप लोगों के आसपास इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना का थोड़ा सा पार्ट। चाइना आपका इतना ज़बरदस्त पार्टनर है जिसके साथ आप मिल के बहुत अरसे से ज़बरदस्त किस्म का सेटअप कर रहे हैं। और मुझे सुनते हुए और कहते हुए बड़ा अफसोस की बात है कि चाइना के साथ आपकी जो पार्टनरशिप है उसने आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कहाँ पे क्रिएट किया। आप लोगों ने अगर गवादर का पोर्ट डेवलप कर रहे थे और आज से 22 साल, 23 साल, 24 साल हो गए हुए हम लोगों को ये स्टोरियाँ और ये लॉलीपॉप लेते हुए कि गवादर का पोर्ट डेवलप हो जाएगा और इतना बड़ा पोर्ट डेवलप होगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। भाई कहाँ पे हालात बेहतर हुए हैं? आज 25 साल के अंदर कोई डिलीवरेंस ही नहीं है उसके अंदर। देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग। तो ऐसी पार्टनरशिप का फ़ायदा क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर उनको सिक्योर करने के लिए आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए
जो कि आपके दूसरे नेबर को जो है ना आंखें दिखा सके, और उसकी वजह से आपने उनको ज़मीन बेच दी हुई है, अपनी ज़मीन दे दी हुई है। तो दिस इज़ व्हाट पार्टनरशिप वाज ऑल अबाउट। नो 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 नो। अभी अभी रिसेंटली मुझे आई डोंट नो मुझे इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहिए। हमें अपनी स्पोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक के साथ खोल देनी चाहिए। जिन ममालिक के साथ हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, जिनको हम पासपोर्ट पे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, आज हमें अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए हमें उनके साथ भी अपनी एक्सपोर्ट की पॉलिसी जो है वो रीनिगोशिएट करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एक्चुअली। तो अगर इस तरीके से हमारे हार्ड वर्किंग पीपल सैकड़ों के हिसाब से सिर्फ आटों के थैले के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठेंगे, तो यार आप क्या दुनिया को इमेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? यू नो, हमें शर्म आनी चाहिए। ऊपर से हम बात करते हैं कि हम दुनिया की बेहतर मुनासिब कौमों में से हैं, ठीक है। अभी सिचुएशन इज ओनली हेडेड साउथ एज इस्लामाबाद इज डायरेक्टेड टू रिड्यूस ऑल द सब्सिडीज टू मीट द कंडीशंस टू गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आईएमएफ। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, आईएमएफ इज नॉट द प्रॉब्लम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर अ फाइनेंशियल बैंकरप्सी व्हेन अ कंट्री लाइक डिफॉल्ट। तो आप डिफॉल्ट के ऊपर बार बार जा रहे हैं। आपने तो श्रीलंका से ज्यादा जो है आईएमएफ के प्रोग्राम्स ले लिए हुए। अभी भी अगर आईएमएफ अगर आपके ऊपर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है कि आप सब्सिडीज अपनी रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई वो जो बार बार आपको पैसे दे रहे हैं उनको अपना पैसा वापस चाहिए। वो कोई हमारे कोई बड़े नहीं है जिसकी वजह से हम बार बार कहते हैं हमें आईएमएफ ने बर्बाद कर दिया। भाई हमें आईएमएफ तो हर मुश्किल से बार बार बाहर निकाल रहा है। उनका अपना पैसा डूबे जा रहा है इस मुल्क के अंदर, ब्लैक जोन हो चुका हुआ ये मुल्क। ऑन टॉप ऑफ दैट द करेंसी इज इन अ टेल स्पिन। अब करेंसी हमारी जो है वो किस वक्त बेहतर होगी? जिस वक्त हमारी जीडीपी बेहतर होगी। आपके पास रिफॉर्म्स है ही नहीं, आपके पास हालात है ही नहीं, आपके पास सॉल्यूशंस ही नहीं है। अभी जो द करंट पॉलिटिकल लीडरशिप इज स्टक इन अ क्वॉगमायर, ठीक है, दलदल दलदल समझते हैं जो पैरों के नीचे जमीन निकलती है, ये वहां पे हम लोग फंस चुके हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे फंसी हुई है। और ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, इससे पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी। तो करंट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू ब्लेम इट्स प्रीडिसेसर्स फॉर इट्स इकोनॉमिक फैलेसीज। कीप ऑन डूइंग दैट। आपके जो अरब फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया हुआ है कि भाई आप तो बाज ही नहीं आते हैं। आपके इकोनॉमिक टर्मोल्स जो है ये खत्म नहीं होने वाले, ये किसी भी लिहाज से खत्म नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि आप लोग ब्लेम गेम से बाहर ही नहीं आते हैं। जो भी आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वो उठा के सारा का सारा मुद्दा जो है वो उठा के पिछली वाली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देती है। तो आपकी जो इकोनॉमिक टर्मोइल है उसके जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट से नहीं है, आप लोग खुद ही हैं। सारी की सारी नेशन भी खुद है, सारी की सारी गवर्नमेंट भी खुद है, सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट भी खुद है, ठीक है, कोई नहीं है। पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एनी हाउ, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपकी जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो करंट गवर्नमेंट है और बाकी जितनी भी आपकी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन तमाम को एक ही जगह के ऊपर बैठ के जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए वो है माउंटिंग सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, सॉरी, द माउंटिंग इनसिक्योरिटी दैट्स बिन हैंगिंग लाइक अ स्वॉर्ड इन द नेक्स ऑफ पाकिस्तानीज। देयर इज अ पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इट्स अ फ्रैंकनस्टाइन in its own, breathing fire on the people of Pakistan actually. अभी recently 4 तारीख को 4th of March, they hit the mosque in Peshawar, killed hundreds of people actually. Most of them were policemen. Most of them were policemen. The very men who are among the front lines fighting against terrorism. Whatever the conditions are, whatever the situation is, whatever the position is, आप पाकिस्तान की पुलिस आपको पसंद नहीं है, पाकिस्तान पुलिस स्टेट है, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पुलिस को जो भाई अगर पाकिस्तान के अंदर से अगर पुलिस नहीं होगी तो आपकी आवाम जिस तरह बिहेव करेगी, हम तो ये बड़ी बड़ी मुल्कों की बात करते हैं कि वहाँ पे बिजली चली जाती है, वहाँ पे पुलिस नहीं होती तो वहाँ पे दुकानें बर्बाद हो जाती हैं, पूरा का पूरा मुल्क उजड़ जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो खौफ पाकिस्तान की आवाम के अंदर मौजूद है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस की वजह से। अगर पाकिस्तान की पुलिस नहीं होगी तो आप देखेंगे सिचुएशन क्या होती है। पाकिस्तान के लोग अपने कपड़े फाड़ के निकल जाएंगे, दीवारें तोड़ के निकल जाएंगे और जो इनके हाथ लगेगा सब कुछ खींच के निकल जाएंगे। ये आपकी पाकिस्तान पुलिस और ये बेसिकली आपकी जो टेररिस्ट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान को हिट कर रही हैं, ये पाकिस्तानी इदारों को क्यों हिट करती हैं? वो इसलिए हिट करती हैं क्योंकि उनको सबसे बड़ा थ्रेट इन्हीं से ही है। अभी हमने we've lost more than 80,000 people, in the war of terror. Whatever the condition is कि हम किसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन everybody knows
कि ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान के अपने लोगों का हुआ। ठीक है, 80,000 बंदा किसी भी मुल्क का कहीं पे मर जाए, मैं कहता हूँ 80,000 को छोड़ के 80 बंदा मर जाए, 8 बंदा मर जाए, यार एक बंदा ही मर जाए ना किसी मुल्क का, ठीक है, तो उन लोगों को मौत पड़ जाती है। मैं इस मुल्क के अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हमारे पास शूटिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है, स्कूल शूटिंग्स होती हैं, बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, यार अजाब पड़ जाता है यार यहाँ पे। हमारी हम लोगों का यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, कांग्रेस है, उसके अंदर लोगों की ऐसी फिरी हुई होती है प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, हर सोसाइटीज़ के इश्यूज होते हैं, लेकिन हमने 80,000 लोग खो दिए यार। मैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनको सपोर्ट कर रहा था, वहाँ पे उनकी नेग्लिजेंस के ऊपर भी बात करता हूँ, इनकॉम्पिटेंस की भी बात करता हूँ। खुदा का वास्ता है, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मैन पावर लेके ये सारे के सारे इदारे जो है ना अपने साथ जो है ना चल रहे हैं यार, फॉर गॉड से ये क्या काम कर रहे हैं यार। 80,000 बंदा मर गया हुआ है आप लोगों से, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या वो जहादी तंजीमें जो कि आपके मुल्क के अंदर पनाह गुज़ीन हैं, आप उनका सर कुचल नहीं सकते हैं यार। यहां पे अगेन आपकी इनकॉम्पिटेंस आ जाती है, इदारों की भी इनकॉम्पिटेंस आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज खाली जो है ना वो ब्लेम के काबिल नहीं है, आपके इदारे भी ब्लेम के काबिल है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अभी तो रिसेंटली यार, oh my goodness, we are recovering from the flood also. We need to remember this is a nation that is still trying to recover from extreme flooding which ravaged wide swaths of country over last year. Severe damage of life reported over 1,700, which is a fictitious number. I believe it's definitely more than that. And more than 9 billion of land, cropland, cultivated cropland that was damaged. Not just only cropland, ठीक है, इसके अंदर लाइक लिटरली लोगों के इस्टेब्लिशमेंट्स थी, घर थे, कारोबार थे, लाइफ स्टॉक था, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स। 9 बिलियन विद अ बी उसका नुकसान हुआ। 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर एक्चुअली, 1/3 ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और हम लोग व्हाट वी आर डूइंग, द पॉलिटिकल पार्टीज आर राइट नाउ इन अ डॉग फाइट, एंड इट्स अ पॉलिटिकल थिएटर फॉर एवरीबडी, it's a soap opera. The whole nation is sitting in front of the computer, in front of their mobile screens, in front of the televisions, or like literally they're enjoying the soap opera. वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है जनाब, क्या बात है। इंजॉय करें, इससे बेहतर हमारे पास मौका कहाँ मिलेगा यार। मुल्क जल रहा है, हम लोगों की हालत ख़राब हो रही है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, और हमें अपनी सोप ऑपरा से हमारी गुजारा है, हमें कोई और देखने को मिल नहीं रहा। और गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, दे सिंपली जस्ट ब्लेमिंग द प्रीडिसेसर्स, ठीक है। The current government just blamed Imran Khan, and he was defiant of all the economic vows. Imran Khan keeps challenging the very establishment, and the PM calling the president the mouthpiece of ex-Pakistan Prime Minister Imran Khan's party. ये अब सिचुएशन है, कोई इसको माउथ पीस कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को, यानी कि आप नेम कॉलिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो गई है, प्रिकेरियस इकोनॉमिक सिचुएशंस आप लोगों को इतना हिट कर गई हुई हैं कि आपके पास अगले साल, अगले महीने की पेमेंट्स करने के, आपने पेमेंट्स जो कि आपने इंटरेस्ट के तौर पे करनी है, आपके पास वो पैसे नहीं है, लेकिन आप बाज ही नहीं आ रहे, आप लेग पुलिंग से बाज नहीं आ रहे। Another issue that we're talking about is judiciary. Currently, the government is locking horns with the judiciary. The tug of war is over the control of institutions. Judges are openly being called out for being biased. Pakistan National Assembly has passed a Supreme Court Practice and Procedures Act of 2023 accusing the apex court of engaging in judicial activism. Ex-Prime Minister Nawaz and Gilani, they both prime ministers face convictions initiated by Supreme Court. The bill has granted both the prime ministers the possibility to appeal their convictions, with the possibility reducing the sentence or even the complete overturning of the ruling against them. तो अभी इस वक्त सिचुएशन तो हमारे हाथ में ये है, तो इमरान खान साहब भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। एवरीबडी नोज के 3rd of April को लास्ट ईयर द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डायरेक्टेड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी टू excuse me, to dissolve the assembly on a no confidence motion, but like literally the whole commotion was turned against him and the bill was dismissed without a vote. उमर अता बंदयाल जो करंटली इस वक्त भी चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ पे बिठाया और उन्होंने कहा कि द एलिज्ड मूव
is deemed an unconstitutional, calling it a constitutional coup. These events sparked constitutional crisis in Pakistan that ended with the no confidence motion against Khan's passing. Imran Khan was ousted by the assembly and replaced with current Prime Minister Shehbaz Sharif. करंटली हाउएवर इमरान खान जो है वो वैसे इस बिल के टोटली अगेंस्ट है और उसने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है अपने ट्वीट के अंदर भी ये बात की है इसको कंडेम करते हुए जो नेशनल असेंबली को कॉल किया उन्होंने कबाल ऑफ ट्रूथ के नाम से तो दिस इज अंडरमाइनिंग लाइक लिटरली द नेशनल असेंबली द रूल ऑफ लॉ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीथिंग लाइक लिटरली it's I don't know, should I call it a dog fight, should I call it like literally jungle ka कानून, should I call it like literally क्या है यार ये बच्चे खेल रहे हैं आपस में मजाक कर रहे हैं एक दूसरे का नाम इधर उधर लगा रहे हैं चलो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सिविल मिलिट्री रिलेशंस रिसेंटली बाजवा साहब जा चुके हैं बाजवा साहब को रिप्लेस कर लिया हुआ है जिन्होंने रिप्लेस किया उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स के बारे में अभी तक किसी किस्म की सिचुएशन नहीं की है क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी इज़ ऑल्सो नोन एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द करंटली जो सिचुएशन अभी बनी हुई है आर्मी सही कर रही है गलत कर रही है वो एक टोटली अलग बात है इकबाल की एक सिचुएशन मुझे याद आ जाती है कि इकबाल ने एक हंसी मजाक की बात है अल्लामा इकबाल साहब ठीक है फ़िलासफ़र फॉर पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि दो मुल्क बनेंगे एक बैरियर टाउन बनेगा और एक डिफेंस बनेगा तो उन्होंने हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख्वाब देखा था इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है एक डिफरेंट एक सिचुएशन है भाई हम तो भाई डरते हैं यार इस्टेब्लिशमेंट से यार हमें तो नहीं पता हम तो मुल्क से बाहर है कोई ऐसी कोई गलत से मुंह से बात निकल गई तो यहाँ पे भी डाला भेज देंगे तो एनी आओ तो अभी तो सिचुएशन ये हो रही है कि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंस्टेबिलिटीज़ चल रही हैं पाकिस्तान को जो थ्रेट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और जितने भी हालात चल रहे हैं जिस तरीके से 1958 के अंदर हुआ 77 के अंदर हुआ 99 के अंदर हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर दोबारा वैसे ही हो जाएगा विल द पाकिस्तान आर्मी वंस अगेन स्टेप्स इन एंड स्वाइप्स द चेस बोर्ड है ऑल इन द करंट एस्टैब्लिशमेंट अपीयर्स टू बी ऑन अ वॉर पाथ विद इट्स ओन पीपल ये हो सकता है मुझे आप बताएं इज देयर अ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता क्या सिचुएशन है अगर ये तो क्या होगा फिर आर्मी जो है वो सड़कों पर आ जाएगी जिस तरह आर्मी पहले से करती आई वैसे हम लोग अभी तक इस तरह काबिल तो नहीं हुए हमारी आर्मी बहुत काबिल है बड़ी आर्मी है हमने दुनिया का कोई और ख़िता जो है वो तो कंट्रोल नहीं कर सके ना कैप्चर कर सके ना हमने कोई एक्टिविटी की है हमारी आर्मी अपने ही लोगों को कंट्रोल करने में लगी हुई है क्योंकि हमारे कंट्रोल होते ही नहीं है लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं हमारी आर्मी पहले दिन से अपने ही लोगों को कंट्रोल कर रही है तो क्या करेगी आर्मी दोबारा टेक ओवर कर लेगी 2023 या 2024 के अंदर ये आप लोग मुझे बताएंगे कि अंदर क्या होने वाला है लेकिन ये कंडीशन जो है ये थोड़ी सी जो है ये डेविस्टेटिंग है और आज के लिए इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम